SiyasetHindi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं विभिन्न देशों में विभिन्न लोगों से कि वहां पर जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसका क्या असर हो रहा है, वहां के लोग उससे कैसे जूझ रहे हैं, वहां की सरकारें, वहां का प्रशासन क्या कर रहा है और कौन सी चुनौतियां और कौन सी परेशानियां सामने आ रही हैं। आज हम आपको ले चल रहे हैं UAE, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में, जहां हमारे साथ हैं निशी शेट्टी, जो बहुत लंबे अरसे से ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही हैं और 20 साल से करीब वहां पर रह रही हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात में कोरोना महामारी की क्या स्थिति है, कैसे वहां की सरकार इससे जूझ रही है और आम लोगों पर इसका किस तरह से असर पड़ा है। आर्थिक गतिविधियों के भी हम जायजा लेंगे। निशी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो निशी, ये बताइए कि आपकी अपनी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं जब से ये कोरोना आया है। क्या आपकी लाइफ में बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, आप घर में बंद हैं, लॉकडाउन है, या खुले तौर पर आ जा रही हैं, अपना काम कर रही हैं? तो दो तरह के बदलाव आए हैं, अच्छा भी है और कुछ थोड़ा सा पेनफुल भी है। अच्छा ये है कि काफी टाइम मैं अपने फैमिली के साथ टाइम बिता पाई। हस्बैंड घर से काम करते थे, जिससे एक फैमिली बॉन्डिंग और एक काफी इक्वेशन अच्छी हो गई और हम लोग को बहुत कुछ शेयर करने लगे। हस्बैंड भी घर का काम हमारे साथ शेयर करने लगे, तो ये बहुत अच्छा हुआ। और मेरा जो काम है, मैं बिजनेस में हूँ, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कर ही रही थी पहले से, तो मुझे बिजनेस में कोई खास फर्क नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मैं पर्सनल कोचिंग करने के लिए दुबई ट्रैवल करती थी, तो 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना, उसमें टाइम कम हो गया, तो वो ज़्यादा अच्छा हो गया मेरे लिए। मेरा बिज़नेस बल्कि इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ये लर्निंग और कोचिंग है। और इन टर्म्स ऑफ पेन, पेन में ये हुआ कि थोड़ा-सा आदत है हमको कि बाहर खाने की, जाने की। हम दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, दोस्तों से मिलने की, तो वो नहीं हो पा रहा था। बट उसका अच्छा ये हुआ कि हमने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सालों-साल जिनसे हम मिलते नहीं थे, यूएस से लेके जापान, ऑस्ट्रेलिया तक, सबसे ज़ूम पे बात करनी शुरू कर दी। वीकली, बाई वीकली हमने बाथरूम सिंगर्स ग्रुप बनाया, गाना गाने लगे, तो ये सब बहुत अच्छा हो गया इसके दौरान। लेकिन और आम लोग जो हैं वहाँ, उनकी जिंदगियों पर क्या, किस तरह से असर पड़ा है इस पेंडेमिक का? तो जो बहुत बच्चों वाले जो पेरेंट्स हैं, जिनके साथ बच्चे हैं, तो उनको तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है कि बच्चे कहीं जा नहीं सकते। घर की दीवार, चार दीवारी में रहना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आम लोगों को, जैसा आपको पता है, इकोनॉमी की जो हालत है कंट्री की, और यहाँ पे तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है करीब 1 करोड़ है, जिसमें से सिर्फ 15 लाख के करीब यहाँ के लोग हैं, एमिरातीज हैं, और बाकी लोग एक्सपैट्रिएट्स हैं। तो लोगों की जो नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां जाने के बाद वीजा कैंसिल हो रहा है, देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, ऐसे में ना सामान बिक रहा, ना घर छोड़। तो इस तरह की परेशानियां ज्यादा लोगों को हो गई हैं। हाँ, हम ये और सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं कि चूंकि पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री लगभग खत्म हो गई है, बंद हो गई है, क्योंकि दुनिया भर में लॉकडाउन है, उनकी मांग कम हो गई है। तो जाहिर है कि जो जिनकी इकोनॉमी पूरी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर थी, उन पर बहुत असर पड़ा है। तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां जा रही। तो इसका भय वहां, जो आप बोल रही हैं कि 85% लोग बाहर से आकर बसे हैं, तो उनमें कितना पैनिक है इसको लेकर? तो मैं इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि यहाँ पे 7 एमिरेट्स हैं। ये कंट्री में 7 एमिरेट्स हैं। अबू धाबी कैपिटल है और दुबई कमर्शियल सिटी है, जैसे मुंबई और दिल्ली। तो दुबई बिल्कुल भी पेट्रोलियम के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है उसकी इकोनॉमी। और अबू धाबी की शुरू से ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, तो इसका असर पैंडेमिक के पहले ही पड़ चुका था। और अबू धाबी काफी कंजर्वेटिव है, इस वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। बट दुबई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई हॉस्पिटैलिटी और एविएशन इंडस्ट्री को, क्योंकि इस टाइम आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। तो भय तो काफी है लोगों में, और नौकरियां लोगों की जा रही हैं। अभी पीछे एतिहाद एयरलाइंस, जो कि बहुत बड़ी एयरलाइंस है, अबू धाबी की, और एमिरेट्स एयरलाइंस दुबई की एयरलाइंस है, 600 लोग अचानक से निकाल दिए गए और उनका टर्मिनेशन उनको ईमेल पे मिला।
एचआर के पास इतना भी टाइम नहीं था कि उनको बिठा के उनको लेटर दे सकता। तो बहुत ज्यादा दुखी हैं लोग जिनके अपने घर खरीदे हुए हैं। तो ये सब चीजें काफी दिक्कत लेके आ रही हैं। तो जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ उनके अंदर किस तरह की फीलिंग है इस समय? ये फंसे हुए हैं, कभी नौकरी कभी भी जा सकती है, यहाँ नौकरी नहीं है, हिंदुस्तान में भी हालात खराब हैं, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं वो, कुछ क्या प्लान कर रहे हैं? तो यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक तो जो सर्विस क्लास, ऑफिसर क्लास और ऊपर के लोग हैं जो अपना, जिनके पास पैसा, अच्छी सैलरी हो। दूसरे वर्कर्स हैं। तो यहाँ का रूल क्या होता है, वर्कर्स अपनी फैमिली नहीं लेके आते और वो शेयर्ड एकोमोडेशन में रहते हैं। अब काफी वर्कर्स की नौकरियां चली गई और उनके पास इतना पैसा नहीं था टिकट का कि वो वापस इंडिया जा सके, और इंडियन इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी करने नहीं दे रहा था। तो ये कोलैबोरेशन हुआ यूएई में और इंडिया में, और काफी सारी फ्लाइट्स को वो करवाए। बट इतने टाइम से, एक एक महीने से काफी लोग फंसे हुए थे एयरपोर्ट पर, जो कि नहीं जा पा रहे थे और ना उनका पैसा भी खत्म हो गया था। तो यहाँ पे हम सब ने, इंडियंस ने मिल के पैसा कंट्रीब्यूट करके उनको खाना दिया, उनके टिकट्स दिए। और बाकी जो दूसरे लोग हैं बहुत ज्यादा पैनिक में है इस टाइम कि कब किसकी नौकरी चली जाए और उनको जाना पड़े। बच्चों की स्कूलिंग है, इतना पैसा भी शायद नहीं जोड़ा है कि वो वापस जाके सेटल हो जाए। तो ये तकलीफ सबके दिल में है इस टाइम। कुछ डाटा है कि अभी तक कितने लोग इंडियन निकाले जा चुके हैं या निकाले जा रहे हैं? कुछ इस बारे में कुछ आपके पास जानकारी होगी क्या? ये डेटा अभी पब्लिश नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि कंट्रीज पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहती हैं। बट जो अनपब्लिश डेटा है उसी से हमको पता चलता है कि अभी जैसे 1200 लोग निकाले गए एयरलाइन से। उससे पहले सुना था 5000 एक कंपनी ने निकाले। तो ये ट्रेंड चल रहा है पिछले एक साल से, और आगे के लिए भी काफी डर है। ये अभी कुवैत से खबर आई थी कि वहाँ ये कोशिश हो रही कि अब स्थानीय लोगों को ही ज्यादा काम दिया जाएगा और बाहर के लोगों को धीरे धीरे करके वापस भेजा जा रहा है। क्या संयुक्त अरब अमीरात में भी इस तरह की कोई पॉलिसी बन रही है, सोचा जा रहा है, आम लोग इस तरह का सोच रहे हैं वहाँ के, खासतौर से जो अमीराइट्स हैं वो? तो एमिरेटाइजेशन जो प्रोजेक्ट है वो हमेशा चलता ही रहता है, और उनका पहला तो उद्देश्य यही होता है कि उनको पहले नौकरी दें। इसके लिए वेबसाइट्स हैं और हर कंपनी का एक परसेंटेज है जो पूरा करना पड़ता है स्थानीय लोगों को रिक्रूट करने के लिए। पर एक पैंडेमिक की वजह से ऐसी कोई हलचल नहीं है मार्केट में कि यहीं के लोगों को आपको लेना है और दूसरों को हटाना है। तो यहाँ पे क्योंकि स्थानीय लोग कम हैं और सुरक्षित हैं, तो उसका इतना ज्यादा असर एक्सपैट्रिएट पे नहीं पड़ रहा है। जी। निश्चय, ये बताइए कि वहाँ पैंडेमिक को लेकर क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं? क्या शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, होटल रेस्तरां बंद हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर क्या हाल है, लोग क्या निकल रहे हैं, लोग क्या मास्क लगा रहे हैं, क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? तो मैं आप ये जर्नी आपको मार्च से लेकर बताऊंगी कि कैसे शुरू हुआ। तो ये कंट्री, यूएई कंट्री, एक बहुत सेफ और सबसे ज्यादा एफर्ट्स इन्होंने पूरी दुनिया में, अगर आप रैंकिंग करो तो सबसे ज्यादा एफर्ट्स यूएई ने लिए। तो मार्च में जब शुरू हुआ तो इन्होंने कर्फ्यू डाल दिया कि रात के 8 बजे से, तो अबू धाबी में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पब्लिक प्लेसेस का सैनिटाइजेशन होगा, और पूरा कंट्री का सैनिटाइजेशन हो रहा था। और दुबई में वो टाइमिंग 10 से 6 था सुबह, और इस टाइम के दौरान कोई जा नहीं सकता था। उसके बाद फिर दुबई में पूरा कर्फ्यू डाल दिया पूरे दिन में। अगर आपको आना जाना हो तो वेबसाइट पर जाके परमिट लेना पड़ता था स्पेशल, और जगह जगह पुलिस चेक कर रही थी और उसके फाइन्स लगा दिए थे, जो कि स्टार्ट हो रहा था फाइन डॉलर 136 से, जो कि काफी बड़ा फाइन है। तो लोग तो दोनों चीजें इस्तेमाल की कंट्री ने, थोड़ा सा डर और थोड़ा सा उद्देश्य उनका जो था कि सब जगह सफाई हो। इसके बाद इसको रिलैक्स कर दिया और एक महीने से सब कुछ खोल दिया। दुबई पूरी तरह से खुल चुका है, रेस्टोरेंट्स, जिम, पार्क खुल गए हैं। अबू धाबी में अभी जिम और बीचेस अभी खुले हैं, जिम और पूल्स नहीं खुले हैं। रेस्टोरेंट थोड़े से खुले हैं, और कंपनी में जो अलाउड है लोगों को जाना सिर्फ 30% है। रेस्टोरेंट में भी सब मास्क लगा के सभी लोग जाते हैं।
पर इसके कोई फाइन नहीं है इस टाइम। पर अगर आपने वायलेशन किया इनके जो रेगुलेशंस हैं, इनके जो नियम हैं, तो उसके ऊपर फिर भी फाइन है। और सोशल डिस्टेंसिंग है, टेबल्स वगैरह की, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, हम जाते हैं कभी कभी, पर काफी ज्यादा लोग बच्चे वाले फिर भी डरे हुए हैं। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज इस कंट्री में जो हो रही है वो टेस्टिंग हो रही है। तो टेस्टिंग अभी तक सिर्फ अबू धाबी में ही 2 लाख लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ पे मोबाइल टेस्टिंग सेंटर्स हैं और जगह जगह उन्होंने टेस्टिंग सेंटर्स लगाए हैं, प्लस आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और आपको ये जान के ये बहुत सरप्राइज होगा कि जो मोबाइल टेस्टिंग सेंटर्स हैं वो लोगों की बिल्डिंग में घर जाके दरवाजा खुलवा के टेस्टिंग कर रहे हैं, और फ्री टेस्टिंग है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड ड्राइव इन टेस्टिंग सेंटर में गए थे। तो वहां जाइए, आपका स्वॉब ले लेते हैं और आपको मैसेज पे रिजल्ट आ जाता है 1 दिन के अंदर। तो पेड भी है और फ्री भी है। सारे वर्कर्स की टेस्टिंग, कुछ कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी है। तो ये बहुत अच्छा हुआ। और इस अगर टेस्टिंग अच्छी है और आपका जो परसेंटेज है वो नीचे आ रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन मैं देख रहा था कि जो ग्राफ है वो नीचे नहीं आ रहा है। आज के आंकड़े भी बताते हैं कि 264 केसेस नए आए हैं। तो केसेस आ रहे हैं और ग्राफ फ्लैटन नहीं हो रहा है, वो अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इसका मतलब है कि अभी नियंत्रण पाया नहीं जा सका है वहां पर। नहीं मुकेश, मैं इस बारे में ये कहूंगी कि ग्राफ कम हो रहा है और रिकवरीज ऊपर जा रही है। कि जो आप 364 देख रहे हैं आज, पहले ये 800 होता था और रिकवरी कम होती थी। अब 364 अगर नए केसेस हैं तो 700 और 600 रिकवरीज हैं। तो ये जरूर है कि रोज नए केसेस आ रहे हैं, जीरो नहीं हुए हैं। और डेथ भी हो रही है, 1 या 2 डेथ तकरीबन रोज होती है। पर फिर भी जो ग्राफ है, पहले जब मैं देखती थी, मैं रोज ही इस आंकड़े को देखती हूँ, तो 17-18 हजार पे थे। अभी पिछले 3 हफ्ते से ये नीचे आने लगा और पिछले 2 दिन से हम 6 हजार पे पहुंच गए हैं, एक्टिव केसेस जो है। जी, अब ये बताइए कि चूंकि लॉकडाउन है, चाहे वो पार्शियल हो, उसकी वजह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कम हुई होंगी। बहुत सारे लोगों के रोजगार भी चले गए होंगे, बहुत सारे होटल रेस्तरां बंद भी हुए होंगे, बहुत सारे उद्योग धंधे भी प्रभावित हुए होंगे। तो इनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जा रही है? गवर्नमेंट ने कुछ काफी सारे मेजर्स लिए थे दोनों को सपोर्ट करने के लिए, कंपनीज को भी और लोगों को भी, क्योंकि कंपनीज की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। अगर सिर्फ लोगों को सपोर्ट करें तो कंपनी कहाँ से उनकी सैलरी देगी। तो कंपनी ने ये शुरू में रेगुलेशंस लगा दिए थे, अगर कोविड-19 की वजह से आपका बिजनेस नीचे जा रहा है तो आप पूरा लिख कर सबमिट कर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में अपनी सिचुएशन, आप लोगों को सबसे पहले तो सैलरी और पर्क्स कम करने की कोशिश करिए, टर्मिनेशन नहीं करिए। पर अगर बहुत ज्यादा बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है तभी आप टर्मिनेशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि जिन लोगों की नौकरियां गई हैं कोविड-19 की वजह से, तो उनको 3 महीने का किराया वेव ऑफ हो जाएगा ओनर्स की तरफ से। और कंपनीज को भी यूटिलिटीज, गैस और रेंटल्स, जो बड़े बड़े बिजनेस को जो रेंट देना पड़ता है, तो वो उनको माफ हो गया था 3 महीने के लिए। तो ये काफी बड़ी सहायता थी कंपनीज के लिए। और आम लोगों के लिए उन्हें क्या कोई कैश बेनिफिट, कोई कैश सपोर्ट, इस तरह की कोई स्कीम वहां चलाएगी? कैश सपोर्ट तो खैर नहीं दिया गया, क्योंकि हर जगह ही मारा मारी है, गवर्नमेंट में भी अपने पैसों की सब जगह ही दिक्कत। कैश सपोर्ट नहीं दिया गया, पर इस तरह की जो छोटी चीज है कि आपका फाइन्स नहीं थे, और काफी लोगों की जो वीजा, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है, आपको वीजा कैंसिल हो गया तो आप इस कंट्री में रह नहीं सकते और उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो कंपनीज को रिन्यू कराना पड़ता है और जो एम्प्लॉय है वो फैमिली का खुद रिन्यू कराता है। और जो लोग इंडिया में फंसे हुए थे, जो छुट्टी पे गए थे और आ नहीं पाए, तो कंट्री ने ये बोला कि 31 दिसंबर तक सबके वीजा एक्सटेंडेड है, वैलिड है। उसके बाद जब खुल गया और लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया, तो प्रोसीजर शुरू हो गया कि वीजा रिवाइव हो जाए और उनके
एक्सटेंड हो जाए। तो ये चीज बहुत बड़ा सपोर्ट था लोगों के लिए, क्योंकि वीजा नहीं तो आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता है यहाँ पे। और स्कूलों वगैरह में भी फीस वगैरह माफ करने के लिए, फीस कम करने के लिए, क्योंकि सब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, जो रेगुलेशंस थे कंट्री के उनको उन्होंने काफी कम कर दिया था, हल्का कर दिया था, जिससे कंपनीज ज्यादा इम्पैक्टेड ना हो। तो स्कूल कॉलेजेस का क्या हाल है? वो अभी ऑनलाइन ही चल रहे हैं या उनके अब खुले जाने की संभावना बन रही है? तो यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस में जुलाई और अगस्त में छुट्टियां होती हैं और सितंबर से रिज्यूम करते हैं। इस बार छुट्टियां थोड़ी कम होंगी। ऐसा माना जा रहा है कि जब छुट्टियां खत्म होंगी तो सब लोग फिजिकली स्कूल ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी। पेरेंट्स अभी भी थोड़े से इतने कॉन्फिडेंट नहीं है बच्चों को अकेले स्कूल भेजना, पर वो उसको फेज में करेंगे। पहले फेज में बच्चा 1 हफ्ता स्कूल जाएगा, 1 हफ्ता घर से क्लासेस करेगा और धीरे धीरे ही वो खोलेंगे जब उनको लगेगा कि एक्टिव केसेस का नंबर ऊपर नहीं जा रहा है। अच्छा, इसकी कोई आपको जानकारी कि इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह से ऐसे इंडियंस को सपोर्ट किया है वहां पर जो फंस गए थे या जिनके जॉब चले गए हैं, उनको वापस इंडिया लाने के लिए या किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए कुछ किया है? ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। जहां तक प्रॉब्लम थी वो सिर्फ रिपैट्रिएशन की थी और लोग फंसे हुए थे। तो यहाँ के हमारे काउंसिल ने काफी ज्यादा कोलैबोरेशन किया इंडिया से और उसके बाद स्पेशल फ्लाइट्स और चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजनी शुरू कर दी। स्पेशल टिकट्स उनको निकाले कि जिससे लोग वहां पे रिपैट्रिएट हुए। बाकी ऐसा हमें नहीं सुना कि जॉब्स के लिए, क्योंकि इंडिया में अपना चैलेंज काफी ज्यादा बड़ा है। तो रिपैट्रिएशन के बाद जो केरला केरला स्टेट है वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित माना गया पूरे इंडिया में। और जो लोग आ रहे थे, हमारे जो जानकारी में लोग गए हैं, उनको वहां पहुंचते ही उनकी टेस्टिंग हुई। उसके बाद जब वो घर चले गए क्वारंटीन में, तकरीबन रोज केरला में फोन आता था कि आप कैसे हैं, आपकी सेहत कैसी है, और पूरी की पूरी डॉक्टर्स की टीम पहुंच जाती थी उनके घर। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट हमने केरला में सुना। और दिल्ली में क्वारंटाइन का सुना कि काफी वो फैसिलिटीज थी एयरपोर्ट के काफी पास, बट काफी लोगों को ये थोड़ा सा महंगा भी लग रहा था क्योंकि कुछ पेड 5 स्टार फैसिलिटीज थी। जी, तो कोई और खास बात आप जो रह गई हो और आप बताना चाहती हो हमारे दर्शकों को? तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं जिस तरह की ट्रेनिंग करती हूँ और जो माइंडसेट ट्रेनिंग करती हूँ, कि हम सबको इसमें डरना नहीं है। ये एक महामारी है जो कि यूनिवर्स हमें मैसेज दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स हमें हर चीज से मैसेज देता है। हमको ये सीखना है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। और काफी लोग इसलिए ज्यादा खुश हैं क्योंकि खर्चे उनके आधे हो गए हैं। अब उनकी सेविंग्स, जिसकी नौकरी नहीं गई उनकी तो सेविंग्स बढ़ ही गई ना। तो जब आपको ये पता चल गया कि हमें सिर्फ नीड्स की चीजें खरीदनी चाहिए, वांट से दूर रहना चाहिए, ये हमको लर्निंग आगे भी लेके जाना है। और यूनिवर्स के मैसेजेस देखिए कि क्या कह रहे हैं। हमने इस अर्थ को इतना ज्यादा असंतुलित कर दिया था कि हमको एक थप्पड़ पड़ा कि अब इसको वापस हम एक बैलेंस में लेके आए। तो सब दर्शकों को मैं यही कहूंगी कि बहुत ही पीसफुल रहिए और इसको फेस करिए। जब तकलीफ आती है उसको फेस करो, डर के नहीं, प्यार से फेस करो और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करो। अपना मैं बंद करो और अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ो। यही मेरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया निशी, आपने बहुत अच्छे से हमें अबू धाबी के संयुक्त अरब अमीरात में क्या किस तरह से इस पेंडेमिक का असर है और उसका मुकाबला किया जा रहा है, इस पर बहुत अच्छी जानकारी दी। हम चिंतित भी हैं कि जिस तरह से वहाँ नौकरी पर संकट मंडरा रहा है वो एक बड़ी समस्या है, बड़ी चिंता की बात है। उसमें भारतीयों की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया ही इसके असर से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही ठप पड़ी हुई है और हर देश में बेरोजगारी का संकट मुंह फाड़े खड़ा हो रहा है। तो जाहिर है कि इससे भी निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निशी, धन्यवाद हमसे जानकारी शेयर करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद मुकेश, थैंक यू।
सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।